एक तरफ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो विशाल जंगल हैं, उनका शासन आखिर चलता कैसे है और क्यों ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। और दूसरी तरफ हम आने वाले बजट 2026 की रणनीतियों पर नजर डालेंगे। मतलब सिर्फ हिसाब किताब से आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हाँ, जैसे जंगलों के मामले में वो सवाल उठाते हैं कि क्या समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी या स्टाफ की कमी की है, या फिर पूरे सिस्टम के डिजाइन में ही कोई बुनियादी खामी है। ओके। और बजट के मामले में वो हमें रोजमर्रा के खर्चों से ऊपर उठकर एक लंबी अवधि की एक सामरिक दृष्टि अपनाने के लिए कहते हैं। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। शानदार। चलिए पहले जंगल की बात करते हैं। जब भी मैं जंगल के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक फॉरेस्ट रेंजर या एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ की तस्वीर आती है। जीप में बैठा हुआ। हाँ, जो जीप में बैठकर जंगल की रक्षा कर रहा है। लेकिन जो हमने पढ़ा उससे लगता है कि ये तस्वीर बहुत अधूरी है। डीएफओ की भूमिका असल में कितनी बड़ी है? ये तस्वीर सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि भ्रामक भी है। ओह! हमारे विश्लेषण के मुताबिक डीएफओ जमीनी स्तर पर वन विभाग का सबसे शक्तिशाली अधिकारी तो है, लेकिन वो एक तरह के सुपरमैन की भूमिका में फंसा हुआ है। सुपरमैन? हाँ, सोचिए, एक जिले के बराबर के जंगल का पूरा भार एक ही अधिकारी पर है। उसे जंगल की आग रोकनी है, ठीक है, जानवरों और इंसानों के बीच के झगड़े निपटाने हैं, पेड़ लगवाने के टारगेट पूरे करने हैं, अरे बाप रे, विकास परियोजनाओं के लिए क्लियरेंस देना है, और तो और वन अधिकार अधिनियम जैसे जो जटिल कानून हैं उन्हें लागू भी करवाना है। ये तो असंभव सा लगता है। एक ही व्यक्ति इतने सारे अलग अलग काम कैसे कर सकता है? मुश्किल है। मतलब वो एक पुलिस वाला भी है, एक जज भी, एक विकास अधिकारी भी और एक पर्यावरणविद भी। तो जाहिर सी बात है इसका समाधान यही होगा कि और ज्यादा स्टाफ भर्ती किया जाए या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। आजकल तो हर चीज का हल टेक्नोलॉजी को ही माना जाता है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बहस शुरू होती है। कुछ विशेषज्ञ यही कहते हैं कि सिस्टम बहुत धीमा है, फाइलों में अटका है, इसलिए हमें शानदार डैशबोर्ड बनाने चाहिए, जियो टैगिंग करनी चाहिए ताकि एक क्लिक पर सब पता चल जाए। लेकिन आज का जो विश्लेषण है वो कहता है कि ये सिर्फ ऊपरी इलाज है। अच्छा। असली बीमारी संस्थागत डिजाइन की है। आप एक खराब डिजाइन वाली कार में कितना भी अच्छा इंजन लगा दें, वो चलेगी तो खराब ही। समस्या ये है कि अधिकार और जिम्मेदारियां वो गलत जगह पर केंद्रित हैं। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं तो हमेशा सोचता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुख्य काम हमेशा से जंगलों को बचाना ही रहा होगा। ये ढांचा बना कैसे कि सारी ताकत एक ही जगह से मट गई? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक अतीत में है। ओह, अंग्रेजों के समय से? जी, अंग्रेजों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलों से प्रेम के कारण नहीं बनाया था। उन्होंने इसे 19वीं सदी में एक व्यावसायिक जरूरत के लिए बनाया था। व्यावसायिक जरूरत मतलब? उन्हें अपनी नौसेना के लिए जहाज और भारत में रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में टिम्बर यानी कीमती लकड़ी चाहिए थी। अच्छा। इसके लिए उन्होंने एक बहुत चालाकी भरा कदम उठाया। उन्होंने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हजारों सालों से उन जंगलों में रह रहे थे, जो उन पर निर्भर थे, वो रातों रात घुसपैठिए बन गए। ठीक यही हुआ। स्थानीय समुदायों को जंगलों से बाहर कर दिया गया और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो लकड़ी न काटें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पुलिस की शक्तियां दी गईं। तो उनका काम संरक्षण नहीं था? नहीं, उनका काम था सरकार के लिए लकड़ी के संसाधन को सुरक्षित रखना। और वही ढांचा, वही मानसिकता आज भी चली आ रही है। आज वही विभाग एक विशाल हाथी बन गया है जो सब कुछ खुद ही कर रहा है। मतलब वो पर्यटन से पैसा भी कमा रहा है, नियम भी खुद बना रहा है और उन नियमों को तोड़ने वालों को सजा भी खुद ही दे रहा है। ये तो साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बिल्कुल। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि एक ही विभाग के पास सारे अधिकार होने से फैसले जल्दी होते हैं। क्या रेगुलेटर और प्रोवाइडर को अलग करने से सिस्टम और भी धीमा नहीं हो जाएगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर यही तर्क दिया जाता है। लेकिन देखिए, कानून का एक मूल सिद्धांत है कि जो नियम बनाए वो खुद खिलाड़ी ना हो। यानी रेगुलेटर और सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग होने चाहिए। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही पर्यटन चलाएगा तो वो हमेशा ऐसे नियम बनाएगा जिससे उसका पर्यटन का धंधा फले फूले, भले ही उससे जंगल को नुकसान हो, है ना? सही बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ढांचा लोकतांत्रिक नहीं है। इसमें उस समुदाय की कोई आवाज नहीं है जिसका जीवन और संस्कृति उस जंगल से जुड़ी है। और ये हमें एक और बड़ी गलतफहमी पर लाता है।
जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अमेज़न या अफ्रीका के जंगलों की तस्वीर आती है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पेड़ और जानवर है, इंसान नहीं। लेकिन क्या भारत के जंगल भी ऐसे ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के जंगल ह्यूमन शेप्ड हैं। ह्यूमन शेप्ड? हाँ, मतलब उन्हें यहाँ के समुदायों ने सदियों से सींचा और संवारा है। यहाँ के आदिवासी सिर्फ जंगल में रहते नहीं हैं, उन्होंने जंगल को बनाया है। उन्होंने तय किया है कि कहाँ खेती होगी, कहाँ पवित्र स्थान होगा, कहाँ से सूखी लकड़ी ली जाएगी। लेकिन औपनिवेशिक कानूनों ने इस पूरे रिश्ते को ही अवैध बना दिया। तो अगर डीएफओ पे इतना बोझ है और टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से समाधान नहीं है, तो हम इस चक्र को तोड़ें कैसे? क्या इसका जवाब सिस्टम के बाहर कहीं है? इसका जवाब सिस्टम को उलटने में है। उलटने में? हाँ, समाधान है सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसके लिए 2006 में एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। जी, मैंने सुना है इसके बारे में। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये कहता है कि जंगल के असली हकदार वो समुदाय हैं जो पीढ़ियों से वहां रहते आए हैं। ये प्रबंधन की शक्ति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर ग्राम सभाओं को देता है। ये कहता है कि छोटे-मोटे वन उत्पादों जैसे तेंदुपत्ता या बांस से होने वाली कमाई पर गांव का हक है। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों पे है या जमीन पर इसका कोई सफल उदाहरण भी है जहां समुदायों ने जिम्मेदारी ली हो और नतीजे अच्छे आए हो? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। विश्लेषण में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। गढ़चिरौली, वो तो नक्सल प्रभावित इलाका है। बिल्कुल। वहां की कई ग्राम सभाओं ने वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने सामुदायिक वन अधिकारों का दावा किया और बांस के व्यापार को खुद अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। पहले उन्हें मजदूर की तरह कुछ 100 रुपए मिलते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद टेंडर निकालना और व्यापार करना शुरू किया तो उनका टर्नओवर हजारों करोड़ तक पहुंच गया। हजारों करोड़? ये तो अविश्वसनीय है। और इसका जंगल पर क्या असर पड़ा? असर कमाल का था। जब लोगों को लगा कि जंगल हमारा है, तो उन्होंने उसकी बेहतर सुरक्षा की, जंगल की आग की घटनाएं कम हो गई, अवैध कटाई रुकी और सबसे बड़ी बात, लोगों को रोजगार मिला तो नक्सलवाद की तरफ उनका झुकाव भी कम हुआ। वाह! ये दिखाता है कि जब आप लोगों को अधिकार देते हैं तो वो जिम्मेदारी भी निभाते हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों की समझ एक बाहरी अफसर से कहीं ज्यादा होती है। एक और मजबूत उदाहरण उड़ीसा का दिया गया है, जहां डुंगरिया कोंद जनजाति ने वेदांता कंपनी के एक बड़े बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट को रोक दिया था। हाँ, वो भी एक ऐतिहासिक मामला था। वहां कंपनी और सरकार दोनों खनन के पक्ष में थे, लेकिन डोंगरिया कोंद जनजाति की ग्राम सभा ने वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्ताव पारित किया कि यह पहाड़ उनका पवित्र देवता है और वे यहाँ खनन नहीं होने देंगे। और फिर क्या हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्राम सभा के फैसले को सही माना। यह दिखाता है कि जब व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो समुदाय ही पर्यावरण की रक्षा की आखिरी दीवार बनता है। तो अगर समाधान इतना स्पष्ट है तो फिर वो डैशबोर्ड और जियो टैगिंग वाली बात क्यों आती है? वो क्यों ना काफी है? विश्लेषण चेतावनी देता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कैसे? इसका इस्तेमाल ग्रामीणों की निगरानी करने, उन्हें डराने और सिर्फ कागजों पर सब हरा भरा दिखाने के लिए हो सकता है। अफसर अपने हेडक्वार्टर में बैठकर डैशबोर्ड पर सब कुछ ग्रीन दिखा देंगे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होगी। इसलिए जरूरत अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी यानी अफसरों के प्रति जवाबदेही से हटकर डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी की है, यानी जनता के प्रति जवाबदेही। और ये तभी होगा जब फंड और फैसले लेने की ताकत सीधे ग्राम सभा के हाथ में हो। ये सत्ता को स्थानीय लोगों को सौंपने की बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये एक पूरी मानसिकता को बदलने जैसा है, औपनिवेशिक सोच से निकलकर एक लोकतांत्रिक सोच अपनाने जैसा। और शायद यही सिद्धांत कि सत्ता और संसाधन सही जगह पर हों, हमारी आर्थिक सोच पर भी लागू होता है। हाँ। चलिए, अब बजट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहां भी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए कोई नई दिशा दिख रही है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। जैसे जंगल में संसाधनों का सही प्रबंधन जरूरी है, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था में भी। हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले बजट को सिर्फ एक साल के आय व्यय के दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक रोड मैप की तरह देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती का माहौल है। हाँ, जब बाहरी हालात बहुत अच्छे ना हों तो हमें विकास के घरेलू लीवर्स पर ध्यान देना होता है, यानी अपने ही देश के अंदर विकास के अवसर खोजने होते हैं। जी। इसके लिए 3 मूल मंत्र सुझाए गए हैं। पहला है केपेक्स। केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, यानी उत्पादक पूंजीगत व्यय। ये वो खर्च है जो भविष्य में रिटर्न देता है, जैसे सड़कें, पोर्ट्स या फैक्ट्रियां बनाना।
दूसरा है फिस्कल कंसोलिडेशन। यानी वित्तीय घाटे को काबू में रखना। सही, ताकि देश कर्ज के बोझ तले न दबे। और तीसरा है डी रिस्क, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों जैसे चीन पर निर्भरता से बचाना। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट दिशा है। चलिए अब कुछ ठोस सुझावों पर बात करते हैं। रक्षा क्षेत्र से शुरू करते हैं। यहाँ केपेक्स का क्या मतलब है? रक्षा क्षेत्र में केपेक्स का मतलब है नए हथियार, जहाज, ड्रोन और विमान खरीदना या बनाना। अभी हमारे रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 26.4% इस पे खर्च होता है। बाकी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी और पेंशन में चला जाता है। सुझाव ये है कि इस हिस्से को बढ़ाकर कम से कम 30% किया जाए। अगर हमारी सेना को आधुनिक बनाना है तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ खरीदना ही नहीं, बनाना भी है। इसके लिए डीआरडीओ का बजट 10,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई है। और रक्षा उत्पादन को लेकर भी एक दिलचस्प सुझाव है। अभी तक हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर के बारे में सुना है जी, लेकिन पूर्वी भारत में भी एक ऐसा ही कॉरिडोर बनाने का विचार है। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में हेवी इंजीनियरिंग और मेटल इंडस्ट्री की एक मजबूत विरासत है, जिसका इस्तेमाल रक्षा उत्पादन में किया जा सकता है। सही बात। इसके अलावा निर्यात को पेशेवर तरीके से बढ़ाने के लिए एक डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने का सुझाव है। जैसे कृषि निर्यात के लिए एपिडा काम करती है, वैसे ही ये काउंसिल सेना, निर्माताओं और विदेशों में हमारे दूतावासों के बीच एक पुल का काम करेगी, ताकि हम अपने रक्षा उत्पादों को दुनिया में बेच सकें। अब बात करते हैं खनिज और ऊर्जा की, जहां चीन पर हमारी निर्भरता एक बड़ी चिंता है, खासकर लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए, जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी हैं। इसी निर्भरता को कम करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन तो है, लेकिन उसमें एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया जोड़ने का सुझाव है, टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम। टेलिंग रिकवरी, ये क्या है? जब खलानों से अयस्क निकाला जाता है तो बहुत सारा कचरा या वेस्ट बचता है, जिसे टेलिंग्स कहते हैं। अक्सर उस कचरे में भी कुछ मात्रा में कीमती खनिज रह जाते हैं। ये प्रोग्राम उस कचरे को फिर से प्रोसेस करके उन बचे हुए खनिजों को निकालने पर ध्यान देगा। अरे वाह, ये तो सचमुच कचरे से कंचन बनाने जैसा है। ये सुनने में लगभग बहुत अच्छा लगता है। क्या ये तकनीकी रूप से संभव है या बहुत महंगा है? ये तकनीकी रूप से बिल्कुल संभव है और दुनिया के कई देश इस पर काम कर रहे हैं। इसके दोहरे फायदे हैं। एक तो हमें अपनी जरूरत के खनिज मिल जाते हैं और दूसरा खदानों के पास जमा कचरे का निपटारा भी हो जाता है, जो एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। कमाल का आइडिया है। अब निर्यात पर आते हैं। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमारा सामान वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो। इसमें आरओटीपी स्कीम की भूमिका बताई गई है। हाँ, आरओटीपी स्कीम बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई निर्यातक एक शर्ट बनाता है तो उसे बनाने में जो बिजली लगती है, जो डीजल ट्रांसपोर्ट में लगता है या जो टोल टैक्स लगता है, जी, उन पर भी टैक्स होता है। ये टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं आता, इसलिए इसका रिफंड नहीं मिलता। इससे शर्ट की लागत बढ़ जाती है। आरओटीपी स्कीम के तहत सरकार इसी तरह के छुपे हुए टैक्स को निर्यातकों को वापस करती है, ताकि उनकी लागत कम हो और वे चीन या वियतनाम के निर्यातकों से मुकाबला कर सकें। तो ये कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि उन टैक्स का रिफंड है जो उन्होंने पहले ही चुका दिए हैं। इससे तो बस एक बराबरी का मौका मिलता है। बिल्कुल। समस्या ये है कि इस स्कीम का बजट अभी सिर्फ 18,233 करोड़ है, जो कि जरूरतों के हिसाब से बहुत कम है। इसे काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। चलिए अब सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज पर आते हैं। यहाँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसीज की बहुत बात होती है, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग को एक बड़ी समस्या बताया गया है। मैंने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन कभी ठीक से समझ नहीं पाया। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए अमेरिका की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है एक्स। ठीक है। उसकी भारत में एक शाखा है वाई, जो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है। भारतीय शाखा वाई यहाँ काम करके 100 करोड़ का मुनाफा कमाती है, जिस पर उसे भारत सरकार को टैक्स देना चाहिए। हाँ। लेकिन टैक्स बचाने के लिए अमेरिकी कंपनी एक्स अपनी ही भारतीय शाखा वाई को कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने दिया, जिसकी फीस 95 करोड़ है। ओह। अब कागजों पर भारतीय शाखा का मुनाफा सिर्फ 5 करोड़ रह जाता है और उसे बस उसी पर टैक्स देना पड़ता है। असल में पैसा कंपनी के एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में ही गया, लेकिन भारत सरकार को टैक्स का नुकसान हो गया।
इसी को ट्रांसफर प्राइसिंग का दुरुपयोग कहते हैं। अच्छा, तो ये मुनाफे को आर्टिफिशियली यानी बनावटी तरीके से कम दिखाने का एक तरीका है। तो इसका समाधान क्या है? क्या सख्त कानून बनाने चाहिए? कानून से ज्यादा स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत है। सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि किस सेवा के लिए कितना चार्ज करना जायज माना जाएगा। इससे विदेशी कंपनियों को भी पता होगा कि नियम क्या है और वो यहाँ निवेश करने से डरेंगी नहीं, और सरकार को भी टैक्स चोरी का डर नहीं रहेगा। ये तो बहुत अहम बात है। ड्रोन सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा सुझाव है, पीएलआई स्कीम का बजट 120 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करना। ये तो लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी है। इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि ड्रोन सिर्फ शादी की वीडियोग्राफी के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल खेती में कीटनाशक छिड़कने से लेकर मुश्किल इलाकों में दवाइयाँ पहुँचाने और सीमाओं की निगरानी करने तक में हो रहा है। भारत इसमें एक ग्लोबल हब बन सकता है। बजट में ये बढ़ोतरी इसी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। और आखिर में वित्त और टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ दिलचस्प सुझाव हैं, खासकर टैक्स विवादों को लेकर। हाँ, भारत में टैक्स से जुड़े केस सालों तक अदालतों में फंसे रहते हैं। इससे सरकार का पैसा भी अटकता है और कंपनियों का भी। सही बात है। इसके लिए डुअल ट्रैक सिस्टम का सुझाव है। जो छोटे और सीधे मामले हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो 6 महीने में फैसला दे, और जो बड़े और जटिल मामले हैं उनके लिए डिटेल्ड ट्रैक कोर्ट हो जहां विस्तार से सुनवाई हो। इससे सिस्टम की रफ्तार बढ़ेगी। एक और समस्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की भी बताई गई है। ये नाम सुनने में ही काफी जटिल लगता है। नाम जटिल है पर समस्या सीधी है और बहुत गंभीर है। इसका मतलब है कि कई बार हमारे देश में कच्चे माल के आयात पर टैक्स तैयार माल के आयात से ज्यादा होता है। क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए कि टायर बनाने के लिए जो रबर आयात होता है उस पर 20% टैक्स लगे, लेकिन विदेश से बना बनाया टायर आयात करने पर सिर्फ 10% टैक्स लगे। रुकिए, ये तो पूरी तरह से उल्टा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने ही देश में टायर बनाने वालों को सजा दे रहे हैं और विदेशी टायर को सस्ता बना रहे हैं। ये मेक इन इंडिया के तो एकदम खिलाफ है। आप बिल्कुल सही समझे। ये एक बड़ी विसंगति है जिसे कई क्षेत्रों में ठीक करने की सख्त जरूरत है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि चाहे वो जंगल का प्रबंधन हो या देश का बजट, हमें पुरानी केंद्रीकृत प्रणालियों को चुनौती देनी होगी। एक तरफ जंगल में सत्ता को जमीनी स्तर पर समुदायों को सौंपने की जरूरत है, और दूसरी तरफ बजट में सिर्फ हिसाब किताब से आगे बढ़कर देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की एक आक्रामक रणनीति अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमारे आर्थिक और पर्यावरणीय शासन के मॉडल दोनों एक ही मूल समस्या से ग्रस्त हैं, यानी सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण और स्थानीय ज्ञान, स्थानीय जरूरतों और जमीनी हकीकतों की अनदेखी। शायद असली बदलाव तभी आएगा जब हम इस केंद्रीकृत सोच को